तू पहले दिन कर रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन में मुश्किल है तुझे कुछ समझ आए, क्योंकि 4 दिन हमें हो चुके हैं, काफी आगे हम निकल चुके हैं। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि तुझे समझ आएगा आज। तो एक काम कर लेना, कल 1 बजे के अराउंड आ जाना मेरे पास, ठीक है, थोड़ा पहले। उसमें इतना ब्रशअप कर दूंगा कि समझ आ जाना शुरू हो जाए कल से, ठीक है। चलिए पढ़े बच्चों। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रख देते हो, उसको रिलीज कर देते हो, तो वो किस टाइप का मोशन करता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, आप बताइए क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक छोटी सी टॉर्च जलाते हो, तो वो जो टॉर्च है या बल्ब है वो क्या करता है, अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट कर लेता है जहां पर चीजें दिखाई दे सकती है, यानी कि वो अपनी लाइट एक ऐसे रीजन में फैलाता है ना। उसी तरीके से कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में फैलाता है, या कह लो कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक रीजन में फैलाता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, E इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर किसी चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस टाइप का मोशन करेगा। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर समय बचा तो ये डिस्कस कर लेंगे। मेजर डिस्कशन किस पे रहेगा, चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए यहां पर एक चार्ज रखा है, लेट द चार्ज भी, कलर दूसरा ले लूं, येलो कलर वुड बी फाइन आई थिंक। नहीं यार, येलो से मैच खा रहा है थोड़ा सा, ऑरेंज ले लेता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए एक चार्ज रखा है ऑरेंज रंग का और इसका नाम है Q0, ओके। तो अगर हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो हम वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय चार्ज करके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय फोर्स बाय चार्ज। हमने क्या करा, इस चार्ज पे फोर्स देखा कितनी है और उस फोर्स को इसी चार्ज से डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां पर फील्ड आ जाएगी। अब इसी चीज को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ना, कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय Q इंटू E के बराबर। यानी कि जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू E के बराबर। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू E। Q क्या है, चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब बात रही डायरेक्शन की, इस चार्ज पे डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की, क्या होनी चाहिए, क्या, यस, चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आप ये Q पॉजिटिव होगा और फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी जो फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। समझ गए मेरी बात। मान लो जैसे कोई सुतरा बालक है, सीधा लड़का है, तो उसे जहां जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकते हैं। लेकिन कोई कुख्यात बालक है तो उसे जैसा कहा जाए उसका उल्टा ही करेगा, इफ ही इज नेगेटिव, राइट। चार्ज की भी कुछ वैसी प्रॉपर्टी होती है, इफ चार्ज इज पॉजिटिव तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो जैसे फील्ड दोगे फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये बात मैं यहां लिख देता हूं कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज is in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन कौन सी होगी, उल्टी, राइट। सो हम ये कह सकते हैं ऑन नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ फोर्स is opposite to डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो अगर यहां पर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है, और ऑलरेडी मोशन में है तो
एक्सेलरेट करता है, राइट? सो व्हेनेवर एनी पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स, दिस पार्टिकल वुड एक्सेलरेट। तो उसी तरीके से अगर मैं इस चार्ज पे फोर्स लगाऊंगा तो ये चार्ज भी क्या करेगा? एक्सेलरेट। अच्छा, फोर्स, एक्सेलरेशन और मास में कोई रिलेशन है क्या? F इज इक्वल टू ma। तो हमें यह पता है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज विल बी इक्वल टू QE, और हम ये कह सकते हैं फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसे आ जाएगा? QE बाय m से। यानी कि अगर आपको किसी चार्ज का एक्सेलरेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? QE बाय m। यहां पर Q क्या है और E क्या है? m मास। क्लियर है बात? अच्छा, तो हमें यह पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। उसके बाद आपने 9वीं क्लास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी। कौन बताएगा मुझे क्या होती है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन? आप बताओ, आपका नाम क्या है? तो आप बताओ बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? यस। तो किसी भी पार्टिकल को अगर आप मूव करते हो तो वो एक्सेलरेट करता है, और न्यूटन की सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो अगर यहां पर आप किसी चार्ज को रेस्ट से रिलीज कर देते हो, रेस्ट से रिलीज करना मतलब चुपचाप से छोड़ देना, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी कुछ टाइम बाद। तो वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल अगर 0 है, मान लीजिए चुपचाप रेस्ट से आपने छोड़ा है, तो क्या होगी? एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और एक्सेलरेशन कितना होता है? क्यू ई बाय एम इंटू टी के बराबर। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है? अच्छा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा ये हम कैसे निकालेंगे? यस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? यस, और u कितना हो जाएगा? 0। तो जब u 0 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाएगी हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? QE बाय m इंटू टी का स्क्वायर। बढ़िया। उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? यस, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इसका? QE बाय m इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, चार्ज दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो आप फाइनल वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, 2QEd बाय m से, ठीक है? तो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इस उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ कि क्या ऐसा होगा कि मैंने कोई चार्ज फेंक के मारा और उस चार्ज की जो मोशन होगी दैट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या ऐसा हमेशा होगा कि मैं किसी चार्ज को फेंक के मारूं और जो उसका मोशन हो रहा है वो फील्ड लाइंस के अलोंग हो? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है? ओके, अगर नेचर पॉजिटिव है तो तो आंसर है नो, इट वुड नॉट मूव अलोंग द लाइन। क्यों नहीं? मान लो ये चार्ज पार्टिकल है, मैं इसको इधर फेंक के मारूं तो ये क्या करेगा? ऐसा थोड़ी ना है कि ये फेंकते ही इसकी लाइन पकड़ लेगा, नहीं। ये किस तरह का पाथ मूव करेगा? पैराबोलिक कर्व पाथ मूव करेगा, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंक के मारो तो वो पैराबोलिक पाथ बनाए, ठीक है? तो अगर आप रेस्ट से रिलीज कर रहे हो या वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग दे रहे हो तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। बट अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज को फेंक के मारा तो वो अपना पाथ कैसा कर लेगा? पैराबोलिक, ठीक है? तो ये बात यहां लिख दी जाए, if velocity is perpendicular to electric field then path will be path will be parabolic, ठीक है? हाँ जी,
हाँ इनिशियल जीरो है। अगर रिलीज, मैंने यहां पर बोला था कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहे हो, रिलीज मतलब चुपचाप से छोड़ देना, हाँ, तो वो सारी इक्वेशन वैलिड है। नहीं, ये दिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब इस कॉन्सेप्ट पे बोर्ड में एक सवाल आ गया था, इस सवाल को जरा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? टू चार्ज पार्टिकल P and Q having same mass but different same charge but different masses MP and MQ start from rest and travel equal distance in uniform electric field in time TP and TQ respectively, neglecting the effect of gravity, the ratio of TP and TQ is। तो आपको ये बताना है TP और TQ का रेशियो कितना होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सारे, 5 मिनट लो और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। बी आ रहा है तेरा, सी ऑप्शन आ रहा है। चलो ठीक है बच्चों, देखते हैं सवाल का डायग्राम। पहले बनाएंगे, दो चार्ज पार्टिकल है और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया है और उन्होंने डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो पार्टिकल छोड़ दिए। पहले का मास क्या है? MP और दूसरे का मास क्या है? MQ। सेम क्या चीज है बच्चों दोनों के लिए? डिस्टेंस सेम है ना। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम? डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं D = S = UT प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होता है? Q E/m इंटू टाइम का स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन है ये? सेकंड इक्वेशन। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं क्या? जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 2mD/Q का अंडर रूट, ठीक है, 2mD/√QE। तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, वेरिएबल क्या है? मास। तो जो T1 और T2 का रेशियो आएगा, T1 और T2 का जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? √2mPD/QE को डिवाइड कर दो √2mQD/QE से। तो QE से QE कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, D से D कट जाएगा, और जो टाइम का रेशियो आ जाएगा ना वो क्या आ जाएगा? √MP/MQ। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? √MP/MQ। कितनों से सवाल हो गया था? ठीक है, चलिए बच्चों, एक एनसीईआरटी का सवाल है। ये सवाल ये कहता है कि फिगर 1.3 शो ट्रैक ऑफ 3 चार्जेस पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, which particle has the highest charge to mass ratio। तो निकालना क्या है इसमें हमें? चार्ज टू मास का रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? इस फिगर को देख के जरा दिमाग लगाओ, 2 मिनट। ओके ठीक है, अब उसको इससे कैसे पता चलेगा? फिगर से। ओके, लॉजिक क्या है इसके पीछे? ठीक है, नहीं, चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन, फोर्स और मास पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मास अगर मास कांस्टेंट है तो कह सकता है कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चल रहा है? ये लड़का सही बोल रहा है। देखो हो क्या रहा है बच्चों कि ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां सारे में। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस तरफ भागता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज कहां भागता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से विपरीत दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में। तो ये वाला, ये दोनों ऑब्वियस सी बात है क्या है?
नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो इसका ये जो 3 वाला है ना, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये तो पता चल गया हमें कि चार्ज किस पे कैसा है। अब दूसरी चीज क्या पता लगानी है आपको, चार्ज टू मास रेशियो। तो देखो ये वाला जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से ही तो एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू एफ बाय एम या फिर क्यू ई बाय एम। तो क्यू ई का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस डायरेक्शन में देखें तो यहां से यहां तक जाने में समय सबको एक लगा है, बट उसी समय में कोई जरा सा नीचे आ गया और कोई बहुत नीचे आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बहुत नीचे आ रहा है उस पे फोर्स ज्यादा रही होगी या फिर उस पे चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किस पे है, थर्ड वाले पे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सवाल था। चलिए उसके बाद एक ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको कराने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। तो बच्चों देखो क्या होगा इस केस में। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन एम एंटर्स टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विद स्पीड v नॉट एज शोन, फाइंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ ई एंड एंगल विद विच इट इमर्ज आउट ऑफ फील्ड थीटा, अज्यूम दैट स्पेस टू बी ग्रेविटी फ्री। देखो ऐसा है बच्चों, एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेस कर रहा है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, x के बराबर। ओके, डिस्टेंस किसके बराबर दे रखा है, x। तो आपको ये बताना है ये ऊपर की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर रहा है। कैसे निकालोगे ऊपर की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस कर रहा है, मास दे रखा है m और चार्ज दे रखा है e के बराबर, दोनों दे रखे हैं। ठीक है, इसी के टर्म्स में निकालना है। कैसे निकालोगे, डिस्कस करते हैं इसको। ओके, एक्सेलरेशन पहले मुझे बताओ कि किस डायरेक्शन में होगा इसका एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऊपर की डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फील्ड कहां है, यहां नीचे की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की तरफ। पहली बात क्लियर है, फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब फोर्स लगेगी कितनी, या सीधा एक्सेलरेशन निकाल लो ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, F बाय एम के बराबर या फिर क्यू ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया, फिर क्या करोगे। ओके, सेकंड इक्वेशन में टाइम और चाहिए होता है, बट टाइम तो दे नहीं रखा। थर्ड इक्वेशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे फिर, बस उसमें भी टाइम चाहिए होता है ना फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सोचो जरा, थोड़ा और सोचो। हाँ, सोच लो आराम से 2 मिनट। अब यहां पर देखो क्या होगा, ध्यान से समझना इस केस को। इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अलोंग है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, अब धीरे धीरे ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है धीरे धीरे। मतलब इस डायरेक्शन में तो है ही है, इस डायरेक्शन में भी इसने एक वेलोसिटी एक्वायर करनी शुरू कर ली। ये बात बिल्कुल वैसी होगी जैसे मान लो मैं एक पत्थर फेंक के मारूं ऐसे करके, तो पत्थर की वेलोसिटी फिलहाल इस डायरेक्शन में, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे वाली डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है। वैसा ही कुछ केस है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मान लो मैंने पत्थर की वेलोसिटी फेंकी एक्स डायरेक्शन में और इस पे ग्रेविटी लग रही है, क्या एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेविटी से अफेक्ट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वही रहेगी, जो भी बदलेगी वो कहां होगी, वाई डायरेक्शन में। ये बात समझे। तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए कि v डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v नॉट के बराबर ही होनी चाहिए, जो वेलोसिटी बदलेगी वो ऊपर वाली डायरेक्शन बदलेगी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी v है
तो मुझे बताओ कि ये सारी शीट इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट x है, तो समय कितना लगेगा इसको यस क्रॉस करने में। ठीक है, यहां से यहां तक जाने के लिए बच्चों डिस्टेंस है x और वेलोसिटी कितनी है v नॉट। तो आप ये लिख सकते हो ना x शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जो इसको क्रॉस करने के लिए ये ले रहा है। तो क्रॉस करने के लिए कितना समय ले रहा है x बाय वी नॉट। ये बात क्लियर है। अब वही समय तो इसको अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गेन करने के लिए मिला है, वही समय इसको ऊपर की डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी गेन होने के लिए मिला है। तो टाइम क्या आ जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में x बाय वी नॉट। तो अब हम मोशन स्टडी कर रहे हैं y डायरेक्शन में, मोशन इन y डायरेक्शन। तो बच्चों मुझे बताओ y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है ना, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इसका e कैपिटल E बाय m इंटू टाइम कहां से आ जाएगा x बाय वी नॉट का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी e x स्क्वायर बाय 2m इंटू वी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज और पूछेगी, क्या पूछेगी कि जब ये बाहर निकलेगा ना बच्चों, तो ये वर्टिकल के साथ सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल थीटा बनाएगा। ये कैसे निकालेंगे। हाँ, किसके वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। ठीक है, ये नहीं y और x के रेशियो के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे कर्व ले रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में जाता तो हम कह सकते थे उसका पैराबोलिक पाथ है। ठीक, और सोचो कैसे लेगा। एक लड़के ने बताया कि कंपोनेंट्स लेके, हाँ देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक v x और दूसरा vy। और ये जो tan थीटा होगा ना, this tan theta will be equal to vy by vx। so tan theta आप लिख सकते हो बच्चों vx vy कितना है, नहीं vy आ जाएगा v is equal to u plus at से। ठीक है, vy आप निकाल लो यहां से, अगला पेज ले लूं क्या। ठीक है, मैंने यहां से इसको छोड़ा, vx तो पता ही है आपको v नॉट के बराबर है, vy कितना हो जाएगा v is equal to u plus at से निकाल लेंगे। ठीक है, u कितना है ऊपर की डायरेक्शन में 0 है। ओके, एक्सेलरेशन कितना है e बाय m, और टाइम कितना है x बाय vx या v नॉट। ठीक है, तो ये क्या आ गया vy में डायरेक्शन आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है tan थीटा निकालना है आपको, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा हाइट बाय बेस, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो e x बाय m v नॉट डिवाइडेड बाय v नॉट। तो ये कितना हो जाएगा e x बाय m v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो tan थीटा आप यहां से निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक मिनट बेटा एक मिनट, हाँ जी बताइए। हाँ तो इनिशियल 0 ही है ना, फाइनल जैसे इसने क्रॉस करा तब तो वी बाई हो गया ना। कहां किस जगह, हाँ ये इनिशियल वाला है, इनिशियल यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
चलिए ठीक है बच्चों, ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, होमवर्क जरा लिख लो, शीट देना, नॉर्मल वाली, बोर्ड वाली शीट देना। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा इसमें, ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ना, ये चार्ज पार्टिकल है, इस पे कितने पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं? 3, है ना। तो मान लेते हैं फर्स्ट की जो फोर्स है वो किसके बराबर है? F नॉट के बराबर है। ठीक है, अब ये जो F नॉट है, आप यहां पर कुछ एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस एक्सिस को मान लो एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को मान लो वाई एक्सिस। तो बच्चों इसकी जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्रिकल मतलब कि आप इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट देखो, इस वाली फोर्स का भी कुछ एक्स कंपोनेंट होगा और इसके द्वारा जो फोर्स लग रही है उसका भी कुछ एक्स कंपोनेंट होगा। तो तीनों के एक्स कंपोनेंट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो जो एक्स कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने हैं। हमें कौन सा कंपोनेंट देखना है? सिर्फ वाई कंपोनेंट। ये वाली बात समझे क्या? एक्स कंपोनेंट्स इसके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। तो जोड़ने कौन से हैं? वाई कंपोनेंट्स। तो हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स इन वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू 3f y इंटू कॉस थीटा के बराबर फोर्स हो जाएगी ना। ये वाला एंगल, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3f y इंटू कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? हाँ जी, हर एक की एक एक मतलब ओके, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स है और इसका जो एफ आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका जो एफ आएगा वो बोर्ड के अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो सबके फोर्स का आपको ऊपर वाला कंपोनेंट देखना है, एफ वाई कॉस थीटा आपको निकालना है। ओके, अब उसके बाद आप वाई कैसे निकालोगे? एफ वाई फॉर्मूला क्या है बच्चों? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ओके, इस डिस्टेंस को मान लो लेट दिस डिस्टेंस भी r, तो r का होल स्क्वायर लेना है आपको। अच्छा, r कैसे निकालोगे बच्चों? इस वाली लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर दो, यस पाइथागोरस। ठीक है, ये l है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस स्मॉल a मान लो, स्मॉल a कैसे निकाला जाएगा? कोई तरीका है? नहीं, हाँ साइन कॉस का लगा के निकल जाएगा, बताओ ना मुझे कैसे निकलेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं इस पूरे ट्राइंगल को ऊपर से देख रहा हूं। मान लो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा ना, और इसके सेंटर पॉइंट और किसी एक कोऑर्डिनेट का या किसी एक वर्टिसेस के बीच की एक लाइन है। ये वाली लाइन किसके बराबर है? ए के बराबर। ठीक है, अब तुम मैथ में होशियार हो, 10th क्लास तक की मैथ तुमने पढ़ी होगी, तो किसका हाफ? मीडियन का हाफ। देखो आप ऐसा करो, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l/2, और ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, तो उसका आधा कितना होगा? 30। और मान लो ये कितना है? a के बराबर, तो a cos 30 विल बी इक्वल टू l/2। आई होप आई एम राइट। ठीक है, तो अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? यस, √3/2 शुड बी इक्वल टू l/2, और यहां से हमारे पास ये आ जाएगा a शुड बी इक्वल टू l/√3। ये बात क्लियर हुई? तुम्हें आएगी समझ? तुझे आएगी बेटा? तुझे क्लियर है वाली बात? तो यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया हमारे पास? l/√3। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितना है? x के बराबर। तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, पाइथागोरस से r निकाल सकते हो। दिस r शुड बी इक्वल टू √x का होल स्क्वायर प्लस l/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 3।
अच्छा, cos थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस कितना है इस केस में? अगर ये एंगल थीटा है तो बेस कितना है? x, और हाइपोटेन्यूज कितना है? r। तो मैं यहां पर 3/2 लिख दूं ना पावर में, क्योंकि मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इससे अच्छा पावर में 3/2 लिख देता हूं सीधा। ठीक है, तो ये आ गई फोर्स अलोंग y एक्सिस। F along y axis is given by this part। यही आया था तेरा आंसर या कुछ और आया था? डिफरेंट आई थी। कैसे डिफरेंट आई थी? मीडियन का हाफ। यार मीडियन क्या होता है मुझे बताओ पहले। अच्छा, मतलब आपने इसको हाफ कर दिया। ठीक है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, टू। हाँ तो वो हाफ में थोड़ी ना इंटरसेक्ट करेगी, हाफ में नहीं करेगी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब बच्चों मुझे ये बताओ, मेरी बात सुनो, आप बात मत करो प्लीज, कम समय रहता है हमारे पास डिस्कशन के लिए, तो उस डिस्कशन को पॉजिटिव बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो। मुझे एक चीज बताओ, आपसे ये कोई पूछे कि आपने सेंटर से ये चार्ज हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, सेंटर पे फोर्स कितनी होगी इस चार्ज पे? अगर उठा के तुमने सेंटर पे रख दिया ये चार्ज, तो फोर्स कितनी होगी? 0। और सेंटर से हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो किस तरीके का मोशन करेगा ये? एसएचएम तब करेगा जब ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, ध्यान रखना, वरना ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जैसे ही हल्का सा डिस्प्लेस करना इधर भाग जाएगा, या ऊपर डिस्प्लेस करा तो ऊपर भाग जाएगा। समझे? एसएचएम कब करेगा? जब ये तीनों चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्योंकि आप हल्का सा नीचे इसको मूव करोगे तो फोर्स ऊपर लगाएगा, ऊपर मूव करोगे तो नीचे लगाएगा, और ये इस तरीके से एसएचएम करेगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि उस एसएचएम की टाइम पीरियड कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 पाई अंडर रूट m बाय k। k क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो अगर यहां पर x की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि x 0 हो जाएगा, तो ये वाला सारा पार्ट क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं ना, वो वाला 0 नहीं, क्योंकि x बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये पूछ लूं सेंटर पे फोर्स कितनी है हमारी? 0। इनफाइनाइट पे भी कितनी है? 0। तो यानी कि सेंटर और इनफाइनाइट के बीच कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे फोर्स कितनी आएगी? मैक्सिमम। ठीक है, और वो मैक्सिमम फोर्स कहां आएगी वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी ट्रिक भी है जिससे बिना डिफरेंशिएशन के काम चल जाएगा। वो ट्रिक क्या है? आप जो एक्सिस है ना, उसका किसी एक चार्ज से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लो। कितना आएगा वो? यस, कितना आएगा? यहां a आएगा, यानी कि l बाय रूट 3 आएगा, और उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो 1 बाय रूट 2 से, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय रूट 2 से, या रूट 2 से डिवाइड कर दो। यस, तो जो जिस डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम होगी वो क्या है? l बाय रूट 6। ठीक है, हर केस में। अगर जो केस हमने इससे पहले करा था उसमें हमने क्या देखा था कि दो चार्जेस रखे थे, और दोनों चार्जेस के बीच डिस्टेंस कितना था? 2d के बराबर था। तो एक्सिस से एक डिस्टेंस कितना हुआ? d, और आंसर कितना आ रहा था? d बाय रूट 2। याद है? ठीक है, तो मैं ये ट्रिक डायरेक्ट भी बता सकता था, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्यों आया ऐसा। ठीक है, तो ये मैं यहां लिख दे रहा हूं कि द फोर्स इज मैक्सिमम at a distance a by root 2, where a is smallest distance from any charge। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि तुम्हें याद होगा एक क्वेश्चन हमने ये वाला करा था। हाँ हाँ,
ये वाला, इसमें तो आया था ना d बाय रूट टू, तो इसमें डिस्टेंस कितना है d, उसको डिवाइड कर दो रूट टू से, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने ये वाला करा था, इसमें मुझे बताओ कि मैक्सिमम फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगेगी, x की किस वैल्यू पे फोर्स इस चार्ज पे मैक्सिमम होगी, बताओ। d बाय टू पे, यस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये अगर d है तो ये कितना हो जाएगा रूट टू डी, इसका आधा कितना हो जाएगा d बाय रूट टू, और d बाय रूट टू को आप रूट टू से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा d बाय टू। तो इस केस में जो फोर्स मैक्सिमम लगेगी वो कितने पे लगेगी, d बाय टू। समझ गए, तो शॉर्टकट काम कर जाएगा। चलिए, तो हर बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद बच्चों आज की क्लास में हमने जो पढ़ा था उस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ये वही केस है, सारा कुछ वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर और एक चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल को बच्चों, ये चार्ज है क्यू नॉट, और मैंने इस डायरेक्शन में फेंक दिया विद सम वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, मैंने क्या करा, इस डायरेक्शन में फेंक दिया विद सम वेलोसिटी वी नॉट। तो आपको बताना है कि ये यहां से चला और कुछ डिस्टेंस इसने यहां पर चला होगा, तो आपको बताना है ये जब इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस आगे आ चुका है तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये कितना डिस्टेंस आगे आ गया, x नॉट डिस्टेंस आगे आ गया, तो x नॉट डिस्टेंस जब ये चल चुका है इन y डायरेक्शन तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं लैंग्वेज लिख देता हूं। थ्रोन विद velocity v naught perpendicular to electric field, then what is its velocity after traveling x naught in x एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो इस डायरेक्शन में है x एक्सिस और इस डायरेक्शन में है y एक्सिस, तो आपको बताना है जब ये x नॉट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पर। चलो बताओ कैसे निकालोगे। हाँ, क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन मोशन से क्या आ जाएगा, एक्स नॉट। एक्स नॉट थोड़ी ना निकालना है, क्या निकालना है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो इस पॉइंट पर होगा। वी नॉट तो दिया हुआ है, वी निकालना है आपको। हाँ निकालो, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका। हाँ, मास दे रखा है इसका, मास है इसका m। और चार्ज है क्यू नॉट, और एक्स एक्सिस में एक्स नॉट चल चुका है, तो एक्स नॉट चलने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। टाइम नहीं दिया हुआ, याद करो टाइम उस क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ था जो कराया था। यस, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जीरो होगी, यस जीरो होगी। कितनी आई,
चलो देखते हैं। बेटा दिल से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, हो ना हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो आपके एफर्ट्स हैं वो आपको सिखाते हैं। एम दे रखा है मास, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है ई के बराबर। डिफिकल्ट है क्वेश्चन, मानता हूं। लड़कों में कोई एब्सेंट है क्या आज? कौन? हर्षित। अच्छा, मेंस का? अच्छा, ड्रॉपर है वो। Okay. चलो बच्चों डिस्कस करें। आया किसी का आंसर? आया? नहीं आया? ठीक है। इसके लिए मैं एक नई स्लाइड यूज कर रहा हूं। देखो बच्चों, आपने ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी दी है v y, वो किसके बराबर है? v नॉट के बराबर इनिशियली। और इनिशियली जो आपने x डायरेक्शन में वेलोसिटी ली है वो कितनी है? 0। अच्छा, उसके बाद ये कुछ ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है ना, इस तरीके से। मुझे ये बताओ, इसका जो एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन के अलोंग है? एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। ओके, वाई डायरेक्शन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, जब वाई डायरेक्शन के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कितनी रहेगी? हमेशा वी नॉट ही रहेगी। सो इट इज ऑलवेज वी नॉट, ऑलवेज वी नॉट। ये वाली बात क्लियर है? अब लेकिन इस डायरेक्शन के अलोंग जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, कितनी बढ़ेगी फाइनल? इनिशियल कितनी है? 0। एक्सेलरेशन पता है तो फाइनल वेलोसिटी भी तो निकाल सकते हो आप यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, क्या क्या आएगा वो? v x शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है इसका? q e बाय m इंटू x नॉट। तो जो वेलोसिटी आ जाएगी v x वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2 q e बाय m इंटू x नॉट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, ये वेलोसिटी आ गई अलोंग y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग कितनी है? v नॉट ही है। तो यानी कि इस पॉइंट पर हमको ये पता है कि इस एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी कितनी है? vx। ऊपर की डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? vy। तो ये वेलोसिटी जो टोटल होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो कितनी होगी? यस, अंडर रूट ऑफ vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। क्या? नहीं, ये कहा, किसने कहा कि एक्स डायरेक्शन? टोटल वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी। रिजल्टेंट पूछी गई, नेट वेलोसिटी है ना। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? अंडर रूट ऑफ, बच्चे vx कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर, यानी कि 2 q e इंटू एक्स नॉट बाय m हो जाएगा vx का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा? v नॉट का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, कोई एंगल पूछ ले तो बता दोगे ना? ठीक है।
चलिए एक केस और करते, समझ आ गया सभी को? तुम तीनों को समझ आ गया ये? चलिए ये वाली आफ्टर ट्रेवलिंग एक्स नॉट इन एक्स एक्सिस, यानी कि जब वो एक्स एक्सिस में एक्स नॉट ट्रेवल कर चुका है तब उसकी वेलोसिटी बतानी है। हाँ वो डिस्टेंस दिया है, पूछा नहीं गया। ठीक है, हाँ टेन थीटा यूज कर सकते हो। ओके बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक मास सस्पेंड करा हुआ है, एक मास है जिसके पास कुछ चार्ज भी है। इसके पास मास है m और चार्ज है q, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको E नॉट। तो आपको ये बताना है कि जो वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा वो कितना होगा, और नंबर 2 आपको निकालना है इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड थीटा। ठीक है, ये दोनों चीजें निकालनी। चलिए निकालो। एक बॉल है लटकाई हुई थी, इसका मास कितना है m के बराबर, और ये बॉल हल्की सी इस तरीके से डिस्प्लेस कर गई, तो q चार्ज है। A mass m is suspended in electric field with charge q, इसका चार्ज दे रखा है q। तो आपको ये बताना है थीटा कितना होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। एफबीडी बनानी पड़ेगी इसके लिए, बनाओ एफबीडी। सबसे पहले फोर्स देखते हैं इस पे। तेरा गया, चलो ठीक है। मुझे बताओ कि इस पे नीचे की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, mg। इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, QE के बराबर, ठीक है। और इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, टेंशन, ठीक है। हम क्या करते हैं यहां पर एक्सेस बनाते हैं और उस एक्सेस के अलोंग फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा के बराबर। तो टी का कौन सा कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, टी कॉस थीटा। और टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। टी का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, टी साइन थीटा। और टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, क्यू ई के बराबर, क्यू ई के बराबर। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कर दो डिवाइड। जब आप दोनों की इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो टी से टी कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा शुड बी इक्वल टू क्यू ई बाय एम जी, और थीटा कितना आ जाएगा, क्यू ई बाय एम जी। ठीक है, थीटा आ गया। चलिए अब क्या निकालना है आपको, टेंशन। ओके, टेंशन तो टेंशन दे रही है, क्या करोगे, हाँ यस। आप क्या करो, इस इक्वेशन को स्क्वायर करो और इस इक्वेशन को स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। तो ये कितना बनेगा, बाय एडिंग एंड स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी क्या थी, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगी, मैंने क्या करा, इसको स्क्वायर करा और इसको स्क्वायर करा, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर आप टी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। टेंशन कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ क्यू ई
होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तेरा यही आंसर आया था क्या? सही एकदम, ठीक है। चलिए बच्चे, अब एक कॉन्सेप्ट मुझे और डिस्कस करना है। एक चीज बताओ जरा, अगर कोई सिंपल पेंडुलम है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना कैसे, नॉर्मल एकदम सिंपल पेंडुलम है, तो आप क्या करते हो, उसको हल्का सा अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो वो क्या करेगा? एसएचएम करेगा, है ना। एसएचएम करेगा, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ अ नॉर्मल पेंडुलम कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी। यही लिख दो ये बात। नहीं नहीं, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो आपको की पॉइंट याद रखना है, कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करना है, की पॉइंट है, ठीक है। लिख देता हूं मैं की पॉइंट। ओके, टाइम पीरियड ऑफ अ नॉर्मल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी के बराबर, ठीक है। नॉर्मल टाइम पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है ये 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तुमने, अगर पढ़ते होंगे तो, ठीक है। हाँ, पढ़ा था, अच्छी बात है। तो आप इस वाले पेंडुलम को भी अगर हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे तो ये भी क्या करेगा? एसएचएम्स करेगा। बट इस वाले पेंडुलम में और नॉर्मल पेंडुलम में क्या फर्क है? नॉर्मल पेंडुलम जो होता है बच्चों, इस तरीके से लटका होता है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जी। इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है ना, वो किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है। और इसका जी अफेक्टिव कितना होगा, ये क्या वो कोई बता सकता है क्या? जी अफेक्टिव, जी अफेक्टिव, ओके। मेरी बात सुनो, जी इफेक्टिव निकालते कैसे? उसके फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? जी इफेक्टिव। क्लियर है? फोर्स को किससे डिवाइड कर दो? मास से, तो आ जाएगा जी इफेक्टिव। एफ रिजल्टेंट बाय मास इज जी इफेक्टिव। अब मुझे बताओ कि यहां पर, नहीं कहां गया वो क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करा था, ये रहा, ओके। ठीक है बच्चों, जो इस पे फोर्स लग रही है इस पेंडुलम पे, वो कितनी लग रही है? टेंशन जितनी लग रही है ना, इफेक्टिव फोर्स, है ना। और उस इफेक्टिव फोर्स को अगर आप एक मास से डिवाइड कर दो तो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि वो कितनी जी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, कितनी जी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इफेक्टिव जी निकालने का क्या तरीका है? जी इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स बाय मास, और इस पे फोर्स कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर को डिवाइड कर दो एम से, ठीक है। अगर आप उसको एम से डिवाइड करोगे तो यहां से एम स्क्वायर कॉमन ले लोगे, बट यहां पर एम स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहां पर एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और उस एम स्क्वायर को बाहर ले लो, ताकि यहां से एम का मामला खत्म हो जाए। तो जो जी इफेक्टिव आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? जी इफेक्टिव शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर प्लस जी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका जी इफेक्टिव। तो अगर आप इस वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाहते हो ना, तो वो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड ऑफ, ये कह लो हाँ जी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा T शुड बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L। यहां तक मामला तो सेम ही रहेगा, बदल क्या जाएगा? G की जगह आ जाएगा G अफेक्टिव। तो ये G अफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय कितना है ये? Q E बाय M का होल स्क्वायर प्लस G का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इस है शॉर्टकट कॉन्सेप्ट समझे ना, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नहीं, इसको इसके बाद सॉल्व नहीं करना, यहीं पर छोड़ दो, इसके बाद क्या सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको
आने चाहिए। ठीक है, अब ये सारा समय बता देगा कोई एक बार मुझे? 35 हो गए। चलो सारा समराइज कर लेते हैं बच्चों एक बार। बड़ी जल्दी समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, होमवर्क डिस्कशन में ज्यादा समय लग गया। ओके, तो ये समझ गए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या करता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन करता है। उसके बाद चार्ज पार्टिकल को आपने रखा, उसकी हमने कुछ इक्वेशंस निकाली। ठीक है, ये इक्वेशनों को निकालने के लिए कौन सा रूल हमने इस्तेमाल किया था, कौन से लॉ इस्तेमाल करते, इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल करते, बढ़िया। उसके बाद आपने ये देखा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक सवाल हमने किया था, ये तो अभी करा एडवांस वाला, ये क्वेश्चन करा था, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये नीट का सवाल है। हाँ जी, नीट का सवाल है। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए।